आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो अगर प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता को देखें तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का पार्ट था। ठीक है, जम्बू द्वीप। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो मानव का पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह हुआ है हथनौरा से। कहां से हुआ है? हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा ये कहाँ है? यह है एमपी में, और हथनौरा एक गांव है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कई बार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकता है ऑप्शन में। तो यह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना, सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी। ये एमपी में एक जगह है हथनौरा। हथनौरा किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी एक स्थल आपको बताना है जहां से आपको पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। वह है मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह है कालीबंगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम अस्थाई जीवन। ठीक है, ये जीवन नहीं है, जीवन। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? क्वेश्चन को यहाँ पे समझो। अस्थाई जीवन का मतलब क्या हुआ? पहले देखो जीवन कैसा होता था, घुमंतु भोटिया वाला जीवन होता था। यानी एक जगह से दूसरे जगह ये लोग हमेशा चलते रहते थे खाना के तलाश में, जो इंसान है, जिस तरह से अभी जानवर चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अस्थाई जीवन का प्रमाण, यानी एक जगह फिक्स होकर वो लोग रहने लगे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से इसका प्रमाण मिला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पढ़ा है कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? तो वो है कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण युग से माना जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है पशुपालन का वह मिला है आदमगढ़ से। आदमगढ़ से। ठीक है, अगर आपको अस्थाई जीवन का प्रमाण पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़। वहीं पे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो होगा आदमगढ़ से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? मानव के द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में
खदानों की कृषि यानी खेती का जो रिवाज है वह चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले मानव ने किस अनाज को प्रयोग में लाया? तो जौ, ठीक है, गेहूं, ये दो अनाज था जिसको सबसे पहले लोगों ने प्रयोग में लाया, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं में भी जौ को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंत कब हुआ था? गुलाम वंश का अंत कब हुआ? गुलाम वंश का अंत कब हुआ था? जल्दी बताओ, गुलाम वंश का अंत कब हुआ? तो गुलाम वंश का अंत 1290 ईस्वी में हुआ था। 1290 ईस्वी में। गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, ठीक है, और 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1294 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अच्छा, गुलाम वंश का अंत हो गया 1290 ईस्वी में, और गुलाम वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? खिलजी वंश की स्थापना हुई। क्लियर? तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो गई। अब खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अब आपको बताना है कहाँ की गई थी इनकी हत्या? कहाँ की गई थी जलालुद्दीन की हत्या? तो जलालुद्दीन की हत्या कड़ा में की गई थी। कहाँ की गई थी? कड़ा में। क्लियर? कड़ा है मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। ठीक है, ये था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, ये दोनों नाम याद रखना, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। क्लियर? दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाता है। तो सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर किसने भेंट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर किसने भेंट किया था? मलिक कफूर के बारे में पता है। मलिक कफूर को गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था 1000 दिनार में। ठीक है, तो किसने इसको खरीदा था और लाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था, ये आपको बताना है। तो नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। नुसरत खां जो एक जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, इसने गुजरात अभियान के दौरान लगभग 1299 ईस्वी में 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था और लाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था?
चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? उस वक्त वहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह। अब ये आपको बताना है ये अभियान कब चला था। 1303 ईस्वी में ये अभियान चला था, यानी ये आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस शासक ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? मलिक कफूर साउथ इंडिया के अभियान पे जब गया था उस वक्त तेलंगाना के एक शासक ने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब आपको बताना है वह शासक कौन था। वह शासक कौन था? कौन था? वह था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यह कहाँ का शासक था? तेलंगाना, यानी उस वक्त का वारंगल का शासक था। और इसने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और मलिक कफूर ने ये लाकर किसको दे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। अगर आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे वो पूछ लिया जाए किस वंश के शासक ने, तो ये किस वंश का था? ये था काकतीय वंश, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लो, काकतीय रूलर था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? मलिक कफूर के द्वारा साउथ इंडिया में सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। कहाँ पर? देवगिरी पर। साउथ इंडिया में मलिक कफूर ने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थाई सेना का संगठन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने नगद वेतन भी स्टार्ट किया और अस्थाई सेना का भी संगठन किया? वह कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था दिल्ली सल्तनत पर? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? घोड़े की नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ये मेहराब क्या होता है? ये आर्च होता है, ठीक है। जिसको भी समझने में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में अगर आता है आर्च, ठीक है। आर्च क्या होता है? ये इस तरह का जो शेप यूज किया जाता है इसी को आर्च बोलते हैं। क्लियर? तो आपको बताना है घोड़े के नाल का आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में किया गया है। अलाई दरवाजा में, ठीक है। अलाई दरवाजा में सबसे पहले मेहराब का डिजाइन जो है वह घोड़े के नाल के आकार का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के नियंत्रण के लिए किस विभाग का गठन किया था? अब बाजार के नियंत्रण से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 विभाग का स्थापना इसने किया था। तो आज आपको सिर्फ बताना है बाजार के नियंत्रण के लिए किस विभाग का गठन हुआ था। तो बाजार के नियंत्रण के लिए एक विभाग का गठन हो गया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत, ठीक है। दीवान ए रियासत ये बाजार के नियंत्रण के लिए एक विभाग था और इसके अधिकारी होते थे बाजार नियंत्रक, ठीक है।
इसी तरह से और भी विभाग है, जैसे विदर मंडी, सहना मंडी और मनैयान। ठीक है, ये 3 विभाग इसके अलावे और भी हैं जिसके अधिकारी अलग अलग होते थे। तो आपको ध्यान देना है किस चीज का विभाग पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? अभी आपको मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने किससे प्राप्त किया था, कहां से मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। अब आपको बताना है महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे? शाह शुजा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में कौन सा संधि हुआ था? अमृतसर का संधि। आपको बताना है कब हुआ था। ये हुआ था 1809 ईस्वी में। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? किस संधि से समाप्त हुआ था? लाहौर के संधि से। ठीक है, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। और कब हुआ था? 1846 में। ठीक है, 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था लाहौर की संधि से। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। कौन था? खड़ग सिंह। ये था महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो कब हुआ था? अगर ये आपको याद है तो आप गवर्नर जनरल आसानी से कर सकते हो। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1848 से 1849 तक चला था। ठीक है, अब तो आप कर लोगे। कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल? तो उस वक्त था डलहौजी। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कौन है? 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 तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। कौन है? साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को विकसित किया है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम भारत में किस राज्य में? इसका तो आंसर आपने गेस कर लिया होगा, यह राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन कब? कब की थी? 1863 में। और दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? बहुत ही फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। आपको बताना है इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था। तो प्रति व्यक्ति आय बताया था इसमें इन्होंने कितना? 20 रुपया। ठीक है, कितना बताया था? 20 रुपया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे कम आपने देखा बिहार में है, आपको बताना है सबसे अधिक आय। सबसे अधिक है गोवा। गोवा के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और सबसे कम है बिहार में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस चीज से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसकी स्थापना सी रंगराजन समिति के सिफारिश पे की गई। सी रंगराजन समिति। ठीक है, सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 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 तो 29 जून को। ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब फहराया गया था? कब फहराया गया था? तो देखो, ओलंपिक से आपको ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक खेलों में शुभंकर, ठीक है, ये सब चीजें कब अपनाई गई ये भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए सबका ईयर आपको याद रखना है। तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 में फहराया गया था। ठीक है, और इस बार एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुआ था और इसी बार सबसे पहले ध्वज फहराया गया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? तो पियरे डी कुबर्टिन के निर्देशन में। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन आप जानते हो ओलंपिक समिति की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का होता है
जिस पर 5 अलग अलग रंग के आपस में जुड़े वृत्त बने होते हैं। ओलंपिक ध्वज को आपने देखा है, क्या होता है, एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर से 5 सर्किल एक आपस में एक दूसरे से जुड़े बनाए हुए होते हैं। आपको बताना है बैकग्राउंड का कलर क्या होता है। बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? तो बैकग्राउंड का कलर होता है सफेद। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। ओलंपिक का मोटो क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक का मोटो क्या है? 3 वर्ड्स हैं ओलंपिक के मोटो में, आपको वही बताना है वो क्या है। ओलंपिक का मोटो क्या है? तो ओलंपिक का मोटो है CTS, LTS और 4TS। क्या है? CTS, LTS और 4TS। ये 3 टर्म है, CTS, LTS और 4TS। इसका मतलब होता है, CTS का मतलब होता है तेज, ठीक है, LTS का मतलब होता है ऊंचा और 4TS का मतलब होता है बलवान। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। CTS, LTS, 4TS, तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, ये है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मोटो की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक मसाल की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। और इस बार का ओलंपिक खेल 1928 में कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। 1924 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है, ये सब भी जगह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मसाल को कैसे जलाया जाता है? ओलंपिक मसाल को कैसे जलाया जाता है? तो ओलंपिक मसाल को सूर्य प्रकाश से जलाया जाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश से कैसे जलाया जाता है? आप जानते हो, सूर्य प्रकाश को अगर आप कॉन्वेक्स लेंस पे आप डालोगे तो क्या होता है, एक जगह ये कलेक्ट हो जाता है, और अगर नीचे आप कागज वगैरह कुछ रखोगे तो ये जल भी जाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को यूज करके ओलंपिक मसाल को जलाया जाता है। हर एक ओलंपिक में इसी तरह से जलाया जाता है। ये मत समझना कि शुरुआत में सिर्फ इसको ऐसा जलाया गया था, नहीं, हर एक बार जलाया जाता है और एक ही जगह हर एक साल ओलंपिक मसाल जलाया जाता है। आपको बताना है वह कहाँ जलाया जाता है। हर एक ओलंपिक में मसाल को कहाँ जलाया जाता है? कहाँ जलाया जाता है? ओलंपिया का एक मंदिर है, हेरा मंदिर, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं लिख देता हूँ, ओलंपिया के हेरा मंदिर, हेरा मंदिर के पास। ठीक है, ये हेरा मंदिर ओलंपिया में है। यहीं पे मंदिर के पास सूर्य प्रकाश से ओलंपिक मसाल को जलाया जाता है। उसके बाद जहां भी ओलंपिक हो रहा है, ठीक है, वहां तक इसको जलता हुआ लेके जाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार नहीं पूछा जा रहा है, ना ही सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पूछा जाता है। तो देखो, महावीर चक्र, यह है दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। कौन सा? महावीर चक्र, ठीक है। अगर सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पूछा जाए तो वो है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में, ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज का शेयर भी आपको अच्छा लगा होगा और बहुत चीज आपने सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले शेयर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।